हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत में मुगल वंश टॉपिक से संबंधित जो मुगल कालीन प्रशासन और मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला एवं मुगल कालीन साहित्य से संबंधित टोटल 79 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, यह हमारा मुगल काल जो टॉपिक से संबंधित एक पार्ट 3 होगा, और इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज हम लोग पार्ट 3 के अंतर्गत में टोटल 79 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं, और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, है कि मुगल जो प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि अहर है, या बिस्यास है, सूबा है और सरकार है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुगल प्रशासन के दौरान देख सकते हैं कि जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो आप देख सकते हैं कि सरकार के नाम से जाना जाता था। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 79 प्रश्न होंगे और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि मुगल काल में जनपद जिला यानी क्या कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन इक्ता है, सरकार है, तर्फ है और सूबा है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुगल काल में जनपद यानी जिला क्या कहलाता था, तो सरकार कहलाता था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। ठीक है, सहना ए पील, या मीर बख्शी, वजीर, या फिर सावा हेनी गार। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुगल काल में सेना का प्रधान देख सकते हैं यहाँ पर जो बातें हो रही है मीर बख्शी के बारे में कही जा रही। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देश के मुगल शासन में जो मीर बख्शी का कर्तव्य था। ठीक है, जैसे किसानों से टैक्स वसूल करना, आय व्यय का लेखा रखना, या फिर न्याय देना, या बहु राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुगल जो शासन में मीर बख्शी का जो कर्तव्य था, देख सकते कि बहु राजस्व जो अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सा नियुक्ति किया गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं कि बर्नियर को, या करेरी को, या मनुची को, या फिर टेप नीरर को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें रही कि मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्ति किया गया था, देख सकते हैं तो किसे किया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मनुची को जो कि चिकित्सक नियुक्ति किया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। देख सकते ऑप्शन है कि जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, या जिन्होंने किसी सरकार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। देख सकते हैं कि सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। ठीक है, या जिन्होंने अपने को मिर्चाओं के साथ संलग्न किया। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें हो रही है। ठीक है, कि अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। देख सकते हैं, अगर ऑप्शन ए की बात करें हम, देख सकते जिन्होंने अपनी सेवाएं जो एकाकी प्रदान की थी। बिल्कुल बातें यहाँ सही है। और आगे देख सकते हैं कि जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, यह भी बात सही है। और देख सकते हैं कि सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर सही है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, दोस्तों देख सकते हैं कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। ठीक है, देख सकते हैं कि सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, या लोक आचरण अधिकारी, या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ जो बातें हो रही कि मुगल प्रशासन में
तहसीब देख क्या था, तो लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा, जो कि प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि ऑप्शन दे सकते हैं कि सेना में भर्ती की जा सके, ऑप्शन बी है कि राजस्व संग्रह में सुविधा हो, या सी में कि धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, या डी में कि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि देख सकते हैं कि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है, यानी जो गलत है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन एक दे सकते हैं कि इसमें 33 वर्ग थे, बी में है कि उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, या सी में कि उनका जो कि सवार यानी पद जात पद से अधिक हो सकता था, या देख सकते हैं कि डी में कि समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो आप इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें, हम देख सकते हैं कि उनका जो सवार यानी कि पद और जात पद से अधिक हो सकता था, ये बातें यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इसमें देख सकते हैं कि इसमें 33 वर्ग थे, और इसमें जो मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, और डी में देख सकते हैं कि समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो इन तमाम ए बी सी, जो कि ए बी और डी सही है, और यहाँ पर सी जो है यहाँ पर गलत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि मुगल जो कि मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो ऑप्शन एक देश के जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, और बी में एक मनसबदार जो अनुवांशिक अधिकारिक होते थे, और सी में एक मनसबदारों के तीन वर्ग थे, और डी में है कि दीवान कार्य जो कि कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें हो रही कि आप देख सकते हैं कि जो सही उत्तर पूछा जा रहा है, तो अगर ऑप्शन ए की बात करें हम, तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, और देख सकते हैं कि सी में जो है मनसबदारों के 3 वर्ग थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो यहाँ पर देख सकते हैं कि डी जो यहाँ पर सही है, 1 और 3 यहाँ पर सही है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मुगल जो भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन एक में देख सकते हैं कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व की एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। ऑप्शन बी की बात करें, हम देख सकते हैं कि जागीरदारों की भूमि एवं भूमि आवंटन अंशानुगत होते थे, और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें हो रही, ठीक है, कि जो यहाँ देख सकते हैं कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदारों और जमींदारों के बीच में जो अंतर पूछा जा रहा है, तो यहाँ जो बातें बताई जा रही, ठीक है, तो इसका आंसर अगर बात करें हम, तो देख सकते हैं कि जमींदारों के पास जो है न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की वार्ता नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर उल्टा किया गया, ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन एक भी सही नहीं होगा। और बी की बात करें तो जागीरदारों के को दिए गए भूमि आवंटन जो कि अंशानुगत होते थे, और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ना तो एक सही है और ना ही ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है डी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख जो स्रोत क्या था, ठीक है, लूट था, या राजगत संपत्ति था, या भू राजस्व था, या फिर कर था। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुगल कालीन भारत में राज्य की जो आय का जो प्रमुख स्रोत देख सकते हैं कि भू राजस्व था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे कि मुगल जो कि प्रशासनिक शब्दावली माल प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है, भू राजस्व का, वेतन का, भत्तों का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका फास्ट फास्ट आंसर हमारे साथ आप देते चले। तो देखिए दोस्तों, मुगल जो प्रशासनिक शब्दावली में माल जो कि प्रतिनिधित्व करता था किसका, तो भू राजस्व का, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, ठीक है, अकबर, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी की बात करें तो जहांगीर जो कि देख सकते हैं कि मुगल सम्राट है जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास जो कि इंगित करता है, ठीक है, तो चुंगी कर यानी कि टोल टैक्स है, या फिर बी में है कि विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, या सी में है कि सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या डी में है कि बुवाई कर यानी कि कल्टीवेशन टैक्स। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात रहे मुगल प्रशासन में मदद एवं मास जो इंगित करता था विद्वानों को दी जाने वाली जो कि राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर हमारे साथ देते चलें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक जो स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था, यह क्या है? देख सकते हैं कि परगना के समानार्थी था, या सरकार के समानार्थी था, या देख सकते हैं कि सूबा और परगना के बीच के क्षेत्रीय इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। डी में कि उपयुक्त देख सकते हैं कि में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि मध्यकालीन भारत के जो ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का जो प्रयोग हुआ था, यह क्या था? देख सकते हैं कि सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय जो कि इकाई था लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ जो बातें हो रही कि मन शब्दारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन एक देख सकते हैं कि मन शब्दारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, और बी में है यानी दो में देख सकते हैं कि मन शब्दारी पद जो पैतृक पद नहीं था, ठीक है। तो आपको सही उत्तर को बताना है कूट के प्रयोग से। तो आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मन शब्दारी व्यवस्था के संदर्भ में जो बातें सही है, देख सकते हैं कि मन शब्दारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित है जिसे कि अकबर ने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है यहाँ पर एक को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कथन एक में जो बातें हो रही कि मुगल काल में मन शब्दारी प्रथा विद्यमान थी, या कारण में बताया जा रहा है कि मन शब्दारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो आपको यहाँ पर कथन जो बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ऑप्शन बी की बात करें तो कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन जो है कारण को स्पष्ट नहीं करता है। इस प्रकार से जो कारण जो है कथन को स्पष्ट नहीं करता है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित जो निम्न कथन यानी ए बी के व्याख्यान को पढ़ें और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो देख सकते हैं एक में लिखा गया है कि सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, और बी में है कि मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। तो आप यहाँ पर सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें हो रही, ठीक है, कि यहाँ पर जो यानी ए में जो बोला जा रहा है कि सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, बिल्कुल सही बातें हैं। और देख सकते हैं कि मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारियों मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों बातें सही है। इस प्रकार से अगर बात करें ऑप्शन बी की, तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाएं, ठीक है। तो ऑप्शन एक भोज है, सिद्धराज जय सिंह है, या जैन उल आबदीन है, या फिर अकबर है। तो आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, निम्न राजाओं के बारे में कहा जा रहा है। तो अकबर
के बारे में कहा जा रहा है, जिसने कि देख सकते हैं कि राम सीता की आकृतियां और राम सिंह देव नगरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलें। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। ठीक है, रुपया, दाम, टक्का या फिर समसी। तो आप इसके आंसर देते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें कही कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, तो दाम कहलाता था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख जो कि नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, अकबर है, बाबर है, हुमायूं है और शाहजहां है। तो आप इसके आंसर देते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है, ठीक है, किस शासक के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें हम तो बाबर के बारे में कहा जा रहा है कि बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बाबर को यहाँ पर नाम ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। ठीक है, धार्मिक अर्थ था, लगान निर्धारण का तरीका था, धन कर था या फिर संपत्ति कर था। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मध्यकाल में बटाई जो शब्द का जो अर्थ था, लगान का निर्धारण का तरीका था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का जो प्रचलित आधार था। ठीक है, तो ऑप्शन ए कंदकुत है या फिर हल की संख्या है या फिर जब्त है या फिर गल्ला बख्शी है। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अकबर के शासनकाल में दक्कन में देख सकते हैं कि निम्न पद्धतियाँ कौन सा था, तो हल की संख्या। ठीक है, देख सकते हैं कि भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रज बहाव को पुनर्जीवित करके किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि जो बातें शेखनू नी या फिर सहाब नहर या नहर ए बेहसत या फिर नहर ए आगरा। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए तो यहाँ जो बातें हो रही निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण, तो देख सकते हैं कि सहाब जो कि नहर के बारे में कहा जा रहा है का निर्माण जो फिरोज शाह की रज बहाव को पुनर्जीवित करके किया गया। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मुगल जो चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, युद्ध दृश्य या पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य या दरबारी चित्रण या उपयुक्त सभी। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है मुगल चित्रकला के विषय में जो कथन सही है पूछा जा रहा है, तो देख सकते हैं कि युद्ध दृश्य भी सही है और पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी सही है और दरबारी चित्रण भी सही है। तो इस प्रकार से उपयुक्त अगर बात करें हम तो ए बी सी तीनों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। ठीक है, जैसे अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही चित्रकला की मुगल शैली का जो प्रारंभ है, ठीक है, इसे जो किया गया था देख सकते हैं कि हुमायूं के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, तो हुमायूं का नाम को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। ठीक है, तो ऑप्शन हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है और शाहजहां है और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो किस मुगल शासक के बारे में कहा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि हुमायूं के बारे में कहा जा रहा है, जो कि देश के चित्रकारी के लिए कारखाने जो बनवाए थे। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे कि पहाड़ी है, राजस्थानी है, कांगड़ा है या फिर काली घाट है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें काली घाट की बात करें तो
की जो चित्रकला थी, यानी कि देख सकते हैं कि मुगल चित्रकला के प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि अबू अस्मद के द्वारा, मंसूर के द्वारा, या मीर सैयद अली के द्वारा, या फिर अबुल हसन के द्वारा। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दास्तान ए आमिर हमजा का जो चित्रांकन है यहाँ पर जो किया गया था, आप देख सकते हैं कि अबू अस्मद के द्वारा इसे किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ठीक है, तो अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दसवंत और वसावंत की जो बात की जाए तो प्रसिद्ध चित्रकार देख सकते हैं मुगल सम्राट के पूछा जा रहा था, किस मुगल सम्राट के, तो आप देख सकते हैं अकबर के। ठीक है, तो अकबर जो कि मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सारे प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम्स में, और अभी देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, चाहे वह यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम हो, और कुछ दिन में आपको बिहार दारोगा एसआई का भी एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले। दोस्तों, जैसे कि यूरोपीय चित्रकारी, ठीक है, यूरोपीय चित्रकारी के बारे में कहा जा रहा है कि प्रवेश किसके दरबार में हुआ। ठीक है, हुमायूं के, अकबर के, और जहांगीर के, और शाहजहां के। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यूरोपीय चित्रकारी के जो बारे में कहा जा रहा है, किस देख सकते हैं कि प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो ये अकबर के दरबार में हुआ था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि मुगल चित्रकला के ने किसके शासन काल में उन्नति की। देख सकते हैं क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला ने किसके शासन काल में उन्नति की। ठीक है, तो ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, और शाहजहां। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है मुगल चित्रकला के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये जहांगीर के शासन काल में उन्नति की। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि चित्रकला है, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, और संगीत कला है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जहांगीर ने मुख्यतः देख सकते हैं, ठीक है, तो चित्रकला के बारे में जो कहा जा रहा है कि देख सकते हैं को संरक्षण दिया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार यानी कि एल्बम और व्यक्तित्व रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन को हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, और शाहजहां है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें जो है जहांगीर के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, कि देख सकते हैं कि सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार यानी कि एल्बम और व्यक्तित्व रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, और मुगल स्कूल, और कांगड़ा स्कूल, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है कि शिल्प कला, चित्रकला, नृत्य, और संगीत। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात रहे पहाड़ी स्कूल है, राजपूत स्कूल है, और मुगल स्कूल है, और कांगड़ा स्कूल है। अगर तमाम की बात करें हम तो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, तो चित्रकला को जो कि शैलियों को प्रदर्शित करते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मंदिर जो कला के लिए, या फिर चित्रकला के लिए, ठीक है, या फिर युद्ध शैली, या मूर्ति कला। तो इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि किशनगढ़ शैली देख सकते हैं किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो देख सकते हैं कि चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य जो बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, ठीक है, तो सितार या पखावाज या बीना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें हैं बताने के जो पूछा जा रहा है कि एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, यानी कौन सा वाद्य था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीना, यानी कि बीना जो कि बजाने में औरंगजेब की काफ़ी दक्षता थी, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, ठीक है, तोड़ी है, दरबारी है, भोपाली है और भीम पलासी है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है, ठीक है, कि प्रातः काल में जो गाया जाने वाला जो राग है तोड़ी है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ जैसे कि तानसेन और बेजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, ठीक है। स्वामी हरिदास के अनुयायी कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए, ठीक है, तो ऑप्शन का 5 है, 4 है, 3 है और 2 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तानसेन जो बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, और स्वामी हरिदास के अनुयायियों देख सकते हैं यहाँ पर 5, यानी कि 5 जो है, यानी कि संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न लगातार प्रश्न जो है एग्जाम्स में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो बिहार में और यूपी में होने वाले हैं, देख सकते हैं कि अभी अभी जो देख सकते हैं कि बिहार सचिवालय जो कि CGL 4 का जो नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और इसका जो कि 18 जो कि अगस्त से इसका अप्लाई भी होने वाले हैं। और इससे साथ साथ देख सकते हैं कि यूपी में भी जो SI का एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इन सारे एग्ज़ाम्स में जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और चलिए, तो इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर हमारे साथ आप देते चलें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित है, ठीक है, तानसेन, हरिदास, सूरदास, बिलास खां या नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें जो कही जा रही, ठीक है, कि अकबर के शासनकाल में जो ध्रुपद गायकों में देख सकते सम्मिलित कौन थे, तो देख सकते हैं कि तानसेन और हरिदास के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो तानसेन और हरिदास के यहाँ पर नाम को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, ठीक है, आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या फिर जयपुर में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि प्रसिद्ध तानसेन का जो मकबरा है कहाँ पर, ये ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के तानसेन का मूल नाम था, ठीक है, जैसे कि मकर चंद पांडे या फिर रामतनु पांडे या लाल कलावंत या फिर बाज बहादुर। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात करें तानसेन का जो मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे नाम था, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, ठीक है। तो देख सकते कि भाटा का राजा, देख सकते कि रामचंद्र सिंह या फिर मालवा का राज बहादुर या फिर मेवाड़ का उदय सिंह या गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हो रही, ठीक है, तो निम्न राजाओं में से पूछा जा रहा, देख सकते हैं कि भाटा का राजा रामचंद्र सिंह देख सकते हैं ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, ठीक है, तो हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें कही है अकबर के बारे में कही जा रही है कि अकबर ने, देख सकते हैं कि मुगल शासक, देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि अकबर
जो लाल कलावन से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ठीक है, जैसे कि लेडेन और रस्किन या फिर विलियम हॉकिंस या फिंच या विलियम्स जोन्स। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ जब बात करें कि बाबर नामा का जो अंग्रेजी अनुवाद है, जैसे कि लेडेन और रस्किन के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, इस नाम को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि गुलबदन बेगम जो पुत्री थी, यानी किसकी पुत्री थी? बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की या फिर औरंगजेब की? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही थी, गुलबदन बेगम देख सकते हैं कि बाबर की पुत्री थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? ठीक है, तो गुलबदन बेगम, नूरजहां, जहां आरा बेगम या फिर जेबू निसा बेगम? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुगल काल में जब कहा जा रहा है किस जो महिला के बारे में, तो देख सकते हैं गुलबदन बेगम के बारे में कहा जा रहा है, जिसने कि ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने या फिर जहांगीर ने? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हुमायूं नामा की जो रचना है यहाँ पर गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस नाम को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश को हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बदायूं ने, अकबर जो कि अबुल फजल ने या फिर कहा जा रहा है, ठीक है, अहमद यादगार ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी जस्ट हम लोग ऊपर देखा कि हुमायूं नामा की रचना जो गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर को लगाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो कि मदरसा एवं बेगम कहलाता था, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन गुलबदन बेगम है, माहम अनगा है या फिर जिया उनिसा है या फिर जिन्नत उनिसा है? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जो बातें हो रही कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो कि मदरसा एवं बेगम कहलाता था और देख सकते हैं कि माहम अंगा के द्वारा इसे जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले, प्रैक्टिस करते चले और मेरा मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करा सकूँ। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, देश के दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो ऑप्शन है कि हमीदा बानो बेगम है, सलीमा सुल्तान है या फिर जीजी अंगा है या फिर माहम अंगा है? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो सर, दिल्ली के में जो पुराना किला के सामने खैरुल जो मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण जो है यहाँ पर किसको, तो माहम अंगा के द्वारा इसे निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ठीक है, तो ऑप्शन दारा शिको है, फैजी है, अब्दुल कादिर बदायूनी है, ताजुल माली है? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, एक कहा जा रहा ताजुल माली के बारे में कहा जा रहा था, जिन्होंने यानी कि हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के तबाकत अकबरी किसने लिखी थी? ठीक है, देख सकते हैं कि अबुल फजल है या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी है, अब्बास खान सरवानी है या फिर निजामुद्दीन अहमद है? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो तबकात अकबरी के जो लेखक है लिखा गया था, इसे निजामुद्दीन अहमद के द्वारा इसे लिखा गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे कि मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? ठीक है, अबुल फजल का, फैजी का, अबू रहीम खान खन्ना का, या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी का। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, देख सकते अब्दुल रहीम खान खन्ना का। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के भारत के इतिहास के संदर्भ में अबुल जो हामिद लाहौरी कौन थे? ठीक है, तो अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, या शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, या औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास जो कि पात्र, या डी में के मोहम्मद शाह के शासन में एक जो इतिवृत्तकार तथा कवि। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के इतिहास के संदर्भ में जो अबुल हामिद जो लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है? ठीक है, तो गुलबदन बेगम है, शाहजहां है, या फिर अब्दुल हामिद लाहौरी है, या फिर इनायत खां है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है कि शाहजहां नामा के लेखक जो है इनायत खां के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि अनवर ए सुलेही नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? ठीक है, तो पंचतंत्र का, महाभारत का, रामायण का, या फिर सूर सागर के। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है अनवर ए सुलेही नामक ग्रंथ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचतंत्र का जो है जो कि अनुवाद है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि अबुल फजल द्वारा अकबर नामा पूरा किया गया था। ठीक है, 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में, या फिर 10 वर्षों में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा जो है अकबर नामा को जो है 7 वर्षों में से पूरा किया गया था। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मुगल काल में दरबारी भाषा थी, अरबी है, तुर्की है, फारसी है, या फिर उर्दू है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी यहाँ पर फारसी है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मुगलों की जो अदालत में भाषा थी, तुर्की है, फारसी है, उर्दू है, या फिर अरबी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुगलों की जो अदालत में जो भाषा थी, फारसी भाषा थी। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे साथ आप देते चलें, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना होगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चंस का आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, देश के मुगल कालीन ग्रंथ जो कि मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? ठीक है, जैसे कि साकी मुख्तेश खां की, या फिर हातिम खां की, या फिर काजिम सिराजी की, या फिर खफी खां की। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तमाम जो बातें हैं यहाँ पर कही जा रही है कि खाकी मुस्तेज खां के बारे में कहा जा रहा है, जो मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी जो की रचना है। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे जो बातें हैं कि नस्तालीक है क्या है? जैसे नस्तालीक क्या है? तो ऑप्शन एक है कि एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, और बी में कि एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी, और सी में है कि मुगल शासकों द्वारा उद्ग्रहित एक उपकर है, या फिर उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नस्तालीक जो है देख सकते हैं कि उलमाओं की एक जो कि आचार संहिता है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कवि हृदय राजा जिसने जो नगरी दास के नाम से कृष्णा की प्रशंसा में छंद लिखे थे। ठीक है, तो ऑप्शन एक राजा उमेद सिंह थे, राजा राम सिंह थे,
राजा छत्रसाल थे या फिर राजा सावंत सिंह थे? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें हैं, देख सकते कविराज राजा देख सकते हैं, जिसने यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, राजा सावंत सिंह, ठीक है, यानी कवि राजा राजा दे सावंत सिंह देख सकते नगरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण कृतियां यानी कि रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी, ठीक है। केशव है, मतीराम है, ईरास खान है या फिर सेनापति हैं? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें केशव के बारे में कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि केशव देख सकते हैं कि यानी कि जो कि एक इनकी जो है महत्वपूर्ण कृतियाँ यानी कि रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे के जो कि देख सकते हैं कि खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है, ठीक है। देख सकते हैं कि जो कि फ्रांसवा बर्नियर है या फिर जो कि बेस्टिस टेप नियर है या फिर जे द थिवेनो है या फिर एबे मार्थे लेमी कार्ले है? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें कि जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने, तो देख सकते हैं कि जेवा यानी कि बेलेटिस्ट जो कि ट्रेप नियर हैं, जिसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत से चर्चा की है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में नाम को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते यह कथन किसका है, देख सकते कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 जो कि स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, ठीक है। तो ऑप्शन मनुची का, टैब नियर का, विलियम फिंच का या फिर अब्दुल हामिद लाहरी का, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो आप इसका आंसर हमारे फास्ट देते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तमाम बातें जो है आप देख सकते कि विलियम फिंच ने कहा है कि अकबर के शासनकाल में जैसे इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, ठीक है। तो दोस्तों, ये तमाम कथन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चलें। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यानी कि सही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, और 2 में कि बाबर ने दिल्ली जो सल्तनत की स्थापना की, और 3 में कि शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, और 4 में है कि जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। तो आपको यहाँ पर सही कथन को यहाँ पर बताना है। तो आप इसका आंसर हमारे साथ आप देते चलें। तो दोस्तों, अगर बात करें ऑप्शन अगर ए की, तो जो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के जो तृतीय लड़ी थी, बिल्कुल बात सही है। और दे सकते हैं अगर हम बात करें और जहांगीर ने दे सकते कि सुंदर तथा प्रकृति का प्रेमी था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप जो है यहाँ पर सी को है यानी 1 और 4 को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि हेमचंद्र विक्रमादित्य जो भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पूरनमल है या मालदेव है, राणा सांगा है या हेमू है? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो भारतीय इतिहास में देख सकते हैं कि हेमू के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय गौरव यानी कि यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ, ठीक है। शिवाजी के लिए, पृथ्वीराज के लिए, राणा प्रताप के लिए या फिर हेमी के लिए? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय गौरव यश का जो अंतिम सूर्य है यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में नाम को याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देख सकते हैं कि मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष सुमेलित है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि चौसा का युद्ध 1538 में हुई है, या फिर कनौज का युद्ध जो 1539 में, और देख सकते हैं कि हल्दी घाटी के 1576 में, और खनवा का युद्ध 1657 में, या खेड़ा के 1699 में? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बातें रही मुगल एवं मराठा कालीन जो युद्ध में अगर सही की बात करें हम तो देख सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए अत्ता अली खां किसका नाम था? ठीक है, अबुल फजल का, अबुल फैजी का, टोडर मल का या फिर आदम खां का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसे आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो अत्ता अली खान जो है इसका किसका नाम था? तो दोस्तों यहाँ पर ना तो अबुल फजल का नाम था, ना अबुल फैजी का, ना टोडरमल का, ना आदम खां का। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल का मक्का का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? ठीक है, कालीकट का, भरूच का, कैम्बे का, भरूच का या फिर सूरत का। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों मुगल काल में देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर सूरत की बात करें हम तो सूरत में देख सकते हैं कि बंदरगाहों में से यानी कि बाबुल का मक्का का द्वार कहा जाता था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इन सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस आप हमारे साथ करते चले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चंस का आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया ठीक कहाँ से? पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से या फिर तुर्कों से। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बातें हो रही कि मुगलों ने नौरोज का जो त्यौहार लिया था कहाँ से? तब पारसियों से लिया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के मुगल काल में जिससे मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है कहाँ? लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में या फिर हैदराबाद यानी भारत में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो मुगल काल में जिस मदरसे ने देख सकते हैं कि मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कहाँ स्थित है? तो आप देख सकते हैं कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, या दो में है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमाम और रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, या आपको जो उत्तर यहाँ पर कथन के प्रयोग से आपको बताना है। तो दोस्तों आप इसका आंसर हमारे साथ बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यह तमाम जो बातें देख सकते हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो कहा जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा और खानकाह के निर्माण में सफ़ेद जो संगमरमर का जो प्रयोग हुआ था, और देख सकते हैं ये बिल्कुल बातें गलत है। और दस दो में है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमाम और रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया था। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे का उल्टा किया हुआ है। तो इस प्रकार से ना तो ऑप्शन एक सही है ना ही ऑप्शन दो सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर डी लगाने के प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान सुमेलित नहीं है? ठीक है, देख सकते हैं कि शेर शाह के मकबरा सासाराम में है, या फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, या जहांगीरी महल जो कि बुरहानपुर में है, या फिर बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, या बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगर बात करें हम सी की तो यहाँ पर जहांगीरी महल जो है बुरहानपुर में है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी आप देख सकते हैं कि शेर शाह के मकबरा जो सासाराम में बिल्कुल सही है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में भी सही है, और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में भी सही है, और बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में भी ये भी सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित जो स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए जो नीचे दिए गए कोटों में से जो सही है। ठीक है, देख सकते हैं कि सबसे पहले बताना है कि किसका बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन एक है रबिया दौरानी का मकबरा जो औरंगाबाद में, या शेष सूरी का मकबरा सासाराम में, या हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, या अटला मस्जिद जौनपुर में। तो आपको यहाँ पर क्रम वाइज बताने का प्रयास करना है।
तो देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन अगर बात करें हम, अगर अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी की बात करें हम, तो सबसे पहले जो अटला मस्जिद जौनपुर में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद दे सकते हैं कि दूसरा है कि सासाराम में जो कि शेर शाह सूरी का मकबरा बनाया गया था, और उसके बाद दे सकते हैं कि दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बनाया गया था, और उसके बाद दे सकते हैं कि औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में रानी जो रबिया दौरानी का मकबरा बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्य कौन थे, ठीक है। देख सकते हैं कि कृषक थे, योद्धा थे, बुनकर थे, या फिर व्यापारी थे। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे भारतीय इतिहास के जो मध्यकाल में अगर बात करें तो बंजारे सामान्यतः यहाँ पर क्या थे, तो व्यापारी थे, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 29 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। और यह वीडियो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुगल काल से संबंधित हम लोगों ने 3 पार्ट में पढ़ने का प्रयास किया, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट हमारा जो है तीसरा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब मुगल वंश से जितने सारे प्रश्न बनने वाले थे, मैंने सारे प्रश्न को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया, ठीक है। और इन सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम्स में उतना ही आपके लिए जो है लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब